नमस्कार, आदाब, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम नजर और नजरिया। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है। ये बात कल से बहुत ज्यादा वायरल होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि 26-27 मिनट का राहुल गांधी का भाषण 1 घंटे 42 मिनट के करीब दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण, राहुल गांधी का भाषण, हर लाइन नरेंद्र मोदी के दिए गए भाषण पर भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। भारी ही नहीं, बल्कि मैं ये कहूंगी कि अगर उन दोनों की तुलना की जाए तो राहुल गांधी का भाषण इतिहास में दर्ज होने लायक है, और जिस तरह से उनके आलोचक भी उनकी तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं वो देखने लायक है। कल से ही आप देखिए कि सोशल मीडिया पर राहुल गांधी वायरल हैं। अभी भी राहुल गांधी एक्स पर ट्रेंड कर रहे हैं और लगातार उनके भाषण के छोटे छोटे हिस्सों को ट्वीट किया जा रहा है। पस्त होती हुई पूरी तरीके से जो सोशल मीडिया टीम है नरेंद्र मोदी की, जिस पर एक तरह से सवार होकर वो सत्ता में भी आए थे, और सबसे ज्यादा इस्तेमाल या फिर किस तरह से राजनीति के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया जाए, ये मोदी जी ने ही सिखाया था। और किस तरह से व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, सोशल मीडिया, इस सब पर जो आधा अधूरा कच्चा कचरा ज्ञान जो है वो लगातार पेला जाता था। अब आप ये देखिए कि कल से वो पूरी की पूरी सोशल मीडिया टीम जो है वो पस्त नजर आ रही है। अमित मालवीय भी आप देखिए एक तरह से खामोश ही नजर आ रहे हैं। पहले प्रियंका गांधी, फिर उसके बाद राहुल गांधी, और इसके अलावा भी विपक्ष के कई ऐसे नेता हैं जिन्होंने शानदार भाषण दिया है। टीएमसी के नेता की बात करूं मैं, सीओनी घोष की, या फिर हम बात करें आरजेडी के नेता मनोज झा की, उन्होंने राज्यसभा में भाषण दिया है, बहुत शानदार उनका भाषण है। और आज ये बताया जा रहा है कि राज्यसभा में किसी भी वक्त नरेंद्र मोदी बोल सकते हैं। हालांकि कोई टाइम नहीं आया है, हो भी सकता है बोले, हो भी सकता है नहीं बोले, और अगर नहीं बोलते हैं तो इसके भी मायने अलग होंगे। क्या वो कल के भाषण के बाद जिस तरह के रिएक्शंस मिल रहे हैं उससे डर गए हैं, और अगर भाषण देते हैं तो कल के भाषण से आज का उनका भाषण कितना अलग होने जा रहा है? क्योंकि लगभग बीजेपी के तमाम नेताओं को आप ये देखिए, वो कांग्रेस को कोसते हुए नजर आ रहे हैं, नेहरू और गांधी और इंदिरा गांधी को कोसते हुए नजर आ रहे हैं, कांग्रेस की सरकारों को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, और अपने लिए एक भी वो जवाब देते हुए नजर नहीं आ रहे हैं कि 11 साल से तो आप सत्ता में हैं। मैं राहुल गांधी के भाषण के कुछ अंश आपको सुनाना चाहूंगी और ये बताना चाहती हूं मैं इससे, देखिए कैसे नैरेटिव की इस पूरी जंग में, जहां ये लग रहा था नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार को कि भाई ऑपरेशन सिंदूर पर अपनी पीठ थपथपाकर वो इसका फायदा हासिल कर लेंगे, कैसे वो पूरी तरीके से ध्वस्त होता हुआ नजर आ रहा है। लग ऐसा रहा है कि इन 2 दिनों में सरकार एक तरह से डिप्रेशन में चली गई है। सुनिए राहुल गांधी को आप जरा। If he has the courage of Indira Gandhi, yes, let him say here, yes, let him say here, yes, that Donald Trump, you're a liar, yes, that you did not make a ceasefire, and that we did not lose any planes. Let him say it here, yes, if he has the courage. 50% भी है इंदिरा गांधी का तो यहां बोल दे, 50% होगा तो बोल देंगे, सॉरी सर, एक साइड से 7th फ्लीट आ रही है, बोलने दीजिए सर, मजा आ रहा है। तो आपने देख लिया, चैलेंज दिया राहुल गांधी ने कि अगर 50% भी आपके पास इंदिरा गांधी का कलेजा है, 56 इंच वाले नरेंद्र मोदी के पास, तो वो आज संसद में आकर ये कहें कि ट्रंप ने सीज फायर नहीं कराया है। लेकिन जाहिर सी बात है, ट्रंप का तो टा भी बोलने में पूरी की पूरी सरकार कांपती हुई नजर आती है। वो ये कहते हैं कि सीज फायर ऐसे नहीं हुआ है, लेकिन ट्रंप का वो टी भी नहीं बोल पाते हैं। मैं आपको सुनवाना चाहूंगी कि जब प्रधानमंत्री बोल रहे थे संसद में, और जब ये बातें उनकी तरफ से कही गई और राहुल गांधी ने जब उन्हें टोका, तो देखिए किस तरह का नजारा वहां देखने के लिए मिला कि हमने हमारा लक्ष्य पूरा कर दिया है, अगर आप कुछ करोगे तो महंगा पड़ेगा। और आप हमें ऐसे कैसे चलता है?
तो यहाँ आपने देखा कि हमने अपना लक्ष्य पूरा कर लिया, तो राहुल गांधी ने पूछा कि फिर सीज फायर क्यों की, तो कैसे उनका गला सूखा और उन्होंने पानी पिया। और ये ट्रेंड कर रहा है कि जब राहुल गांधी ने पूछा और उठकर वो खड़े हुए तो मोदी जी जो है वो पानी पीते हुए नजर आए। हालांकि उनकी ख्वाहिश तो ये होगी कि वो पानी पिला देंगे, लेकिन वो पानी पीते हुए नजर आए, क्योंकि गला सबका सूखता है, डर सबको लगता है। और एक और बहुत इंटरेस्टिंग बाइट है जो मैं राहुल गांधी की आपको सुनवाना चाहूंगी, जहां उन्होंने कैसे ये कहा था कि देखिए आपने चीन और पाकिस्तान को आपने एक कर दिया है, इसका कितना नुकसान होगा। और एस जयशंकर आज राहुल गांधी की इस बात को कबूलते हुए नजर आए हैं। आखिरकार उन्हें मजबूर होना पड़ा है, सुनिए आप उनको। आज पाकिस्तान और चाइना एक हो गए और ये कोई मामूली बात नहीं है, ये बहुत गहरी बात है, ये डेंजरस बात है। चाइना पाकिस्तान नजदीक आ गया है सर, हमें पता है, हकीकत है, हम इसके साथ डील कर रहे हैं। तो देखिए हम इसके साथ डील करें, ये हकीकत है। और आखिरकार राहुल गांधी के आगे झुकना पड़ा है सरकार को, एस जयशंकर को, और वो ये कबूलते हुए नजर आए हैं कि हाँ चीन और पाकिस्तान जो हैं वो करीब आ गए, नजदीक आ गए हैं, और हमें इस मामले को, हमें इसको एक्सेप्ट करने में कोई गुरेज नहीं है। तो आखिरकार उन्हें वो करना पड़ा है। एक और छोटी सी बाइट है राहुल गांधी की, जहां उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बातें कही हैं इस पूरे ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम के हवाले से। सुनिए आप उनको जरा। To the Prime Minister, the nation is above your image, above your politics, and above your PR. The forces are above your PR, your image, and your politics. Have the humility to understand that. Have the dignity to understand that. And do not sacrifice the armed forces and national interest for your own petty political gains. Thank you, sir. तो आपने राहुल गांधी को यहाँ पर सुना कि नेशनल मतलब देश जो है वो आपसे, आपके पीआर से, आपकी हर चीज से ऊपर है। आप इससे ऊपर उठकर देखिए, और जो हमारी आर्म फोर्सेस हैं उनको अपनी पैटी पॉलिटिक्स के लिए इस्तेमाल करना बंद करिए। ये बोला है राहुल गांधी ने। और कल राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने जिस तरह से देशभक्ति का पाठ पढ़ाया है पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी को, वो जाहिर सी बात है तिल मिला गए हैं, क्योंकि उन्हें तो ये लगता है कि देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांटने का अगर किसी के पास लाइसेंस है तो वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के पास है। क्योंकि लगातार चाहे अमित शाह हो या फिर नरेंद्र मोदी हो, दूसरे पार्टी के नेता हैं, वो विपक्ष के नेताओं को लगातार पाकिस्तान परस्त, चीन परस्त और अलग अलग नामों से वो पुकारते रहते हैं। लेकिन कल जिस तरह से राहुल गांधी ने खास तौर पर अपनी स्पीच दी और प्रियंका गांधी ने जिस तरह से एक एक शख्स का नाम लिया, एक एक शहीद का नाम लिया, वो देखने लायक था। और वो एक ऐसा पार्ट था देशभक्ति और नेशनलिज्म का जिसको भारतीय जनता पार्टी बहुत दिन तक नहीं भूलेगी। और इसी कड़ी में आप सुनिए कि शुभम द्विवेदी जो हैं, जो एक शहीद हैं, जो कानपुर के रहने वाले थे, उनकी पत्नी ने किस तरह के गंभीर सवाल जो हैं वो उठाए हैं। मुझे एक बहुत बड़ा दुख है मेरा कि उन्होंने उन 26 लोगों के लिए कुछ नहीं बोला। जहां प्रियंका गांधी जी और राहुल गांधी जी, उन दोनों को भी मैं थैंक यू बोलूंगी कि उन्होंने उन 26 लोगों की बात करी है। शुभम का भी नाम लिया था उन्होंने पार्लियामेंट में। बट मुझे इस चीज का दुख है, इवन मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि आज पीएम सर कुछ तो उन 26 लोगों की बात करेंगे, उन 26 लोगों के रिस्पेक्ट के लिए कुछ तो बोलेंगे, बट ये नहीं बोला। इस चीज का मुझे बहुत दुख। तो ये नहीं बोला, मुझे इस चीज का बहुत दुख है। और पहली बार हमने उन तमाम जो शहीद है उनके चेहरे देखे, क्योंकि उसको बाद में फिर ट्वीट किया गया चेहरों के साथ। और जब हिंदू हिंदू वो कर रहे थे बीजेपी के लोग, तो कैसे प्रियंका गांधी ने ये बताया कि हिंदू नहीं, वो भारतीय थे। और ये भी जो उनका पूरा प्रोपेगेंडा था, इसको भी वो पार्लियामेंट के अंदर पूरी तरीके से ध्वस्त करती हुई नजर आई। राज्यसभा में भी ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम को लेकर लगातार चर्चा का दौर जारी है। लगातार वहां पर विपक्ष के सांसद और सत्ता पक्ष के सांसद अपनी बातों को रखते हुए नजर आ रहे हैं। जेपी नड्डा भी बोले हैं वहां पर, और इसके साथ साथ बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री भी वहां पर बोल सकते हैं। देखना ये होगा कि कल का उनका भाषण से आज का उनका भाषण कितना अलग होता है। और अगर नहीं वो आते हैं तो उस पर भी बहुत गहरे और बड़े सवाल जो है वो खड़े होंगे। लेकिन ये साफ है कि नैरेटिव जंग में कांग्रेस पार्टी और खास तौर पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी यहाँ पर, और मैं सीधे तौर पर कहूंगी कि राहुल गांधी, क्योंकि वो नेता प्रतिपक्ष हैं,
पूरी तरीके से बाजी मारते हुए नजर आ रहे हैं। पूरे ट्विटर पर वो छाए हुए हैं। और अगर आप YouTube पर जाकर देखेंगे, संसद टीवी पर आप जाकर देख लीजिए, अगर आप व्यूज का कंपैरिजन करेंगे तो कई गुना ज्यादा, वो सरकारी टीवी है, कई गुना ज्यादा राहुल गांधी के भाषण को सुना गया है और प्रधानमंत्री के भाषण को उनसे कई गुना कम सुना गया है। इंस्टाग्राम पर देखिए तो जो राहुल गांधी और जो नरेंद्र मोदी की रील्स हैं उनमें जमीन आसमान का फर्क है, जबकि आप ये देखें कि फॉलोवर्स में भी नरेंद्र मोदी के फॉलोवर्स कहीं ज्यादा हैं और राहुल गांधी के उनसे कहीं कम है। और यही चीज पूरे ट्विटर पर भी देखने के लिए मिल रही है। यानी कि पूरा गोदी मीडिया, पूरे तमाम एजेंसीज, सब कुछ आपके हाथ में है। लेवल प्लेइंग फील्ड आप नहीं देते हैं। बार बार जो सभापति हैं वो लेक्चरिंग करते हुए नजर आते हैं, टीवी से हटा दिया जाता है राहुल गांधी को बार बार। लेकिन उसके बाद भी आप ये देखिए, जब आप सच्चा और खरा बोलते हैं, देश के लिए बोलते हैं, तो आपको गलत बयानी करने की जरूरत नहीं पड़ती और आप कैसे छा जाते हैं, ये राहुल गांधी ने कल करके दिखाया है। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे, इसी पर बात करेंगे। मेरे साथ बात करने के लिए कई खास मेहमान जुड़ गए हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, मेरे साथ रविंद्र श्रोन जी है, सीनियर जर्नलिस्ट है। रविंद्र जी, स्वागत आपका कार्यक्रम में। सिद्धार्थ शर्मा जी, पॉलिटिकल एनालिस्ट, मेरे साथ जुड़ गए। सिद्धार्थ जी, स्वागत आपका कार्यक्रम में। मेरे साथ कमल किशोर रॉय जी हैं, जो कि यूं तो वकील हैं लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट के, लेकिन पॉलिटिकल और सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। बहुत बहुत स्वागत राय साहब आपका कार्यक्रम में। रविंद्र जी, शुरुआत में आपसे करना चाहूंगी, क्या आप ये कहा जा रहा है कि 6 बजे के आसपास प्रधानमंत्री बोल सकते हैं, लेकिन कुछ जगह खबर ये भी है कि वो नहीं भी बोल सकते हैं, तो अभी कंफर्मेशन उस तरह की नहीं आई है। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि कल से लेकर अब तक कितनी बदल गई है सियासत। राहुल गांधी के उस एक भाषण ने गला भी सुखाया और पानी पीने के लिए भी मजबूर कर दिया। हालांकि शायद इरादा ये होगा कि पानी पिला देंगे। जी नमस्कार। देखिए, ये भी बड़ी अजीब स्थिति है। आज के पहले हमने बुशरा जी ऐसा देखा नहीं है कि ये जो डिबेट हो रही है इस पर रिप्लाई कौन करेगा। अब प्रधानमंत्री बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, इसमें असमंजस क्यों होना चाहिए? ये तो जनता को पता होना चाहिए। हाउस में जब कोई डिबेट करने जाता है तो हाउस के जो नियम है उसके अनुसार ये बात बतानी चाहिए और उसी हिसाब से लोग सवालात पूछते हैं। तो अब प्रधानमंत्री बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, इसमें कौन सी सीक्रेसी है? अब ये बात जाहिर करने में सरकार को क्या दिक्कत है? नेता सदन बोल चुके हैं राज्यसभा में और प्रधानमंत्री के भाषण का सबको इंतजार है। अगर वो नहीं बोलेंगे, उनकी जगह कोई दूसरा भाषण देगा, तो एक बात बताइए, वो तो जो भी व्यक्ति भाषण देगा वो तो अपने मिनिस्ट्री की बात कर सकता है ना। अगर होम मिनिस्टर बोलेंगे तो होम मिनिस्ट्री से बाहर तो एक बात नहीं बोल पाएंगे। एमईए के बारे में क्या बोलेंगे, वो डिफेंस मिनिस्ट्री के बारे में क्या बोलेंगे, और अगर डिफेंस मिनिस्टर बोलेंगे तो वो इंटरनल सिक्योरिटी के बारे में कुछ बोल नहीं पाएंगे, वो विदेश मंत्रालय के बारे में क्या बोलेंगे। प्रधानमंत्री के पास ये अख्तियार है कि वो तमाम मंत्रालयों का, क्योंकि उनको रिपोर्ट करते हैं, तो वो सब पर बोल सकते हैं। इसलिए प्रधानमंत्री के भाषण की जरूरत होती है। अगर अलग अलग मंत्री हैं, अलग अलग मंत्रियों ने तो अपनी बात रख दी है। विदेश मंत्रालय की जो आज बात हुई है, जो देखा हमने, विदेश मंत्री ने अपने भाषण यहाँ भी दिया, लोकसभा में भी, राज्यसभा में, और उन्होंने जो बातें कही बिल्कुल एमईए से जुड़ी बातें बोली। उन्होंने बिल्कुल नहीं कहा कि इंटरनल सिक्योरिटी में क्या लैप्सेस थे, उन्होंने नहीं कहा कि हमारी इंटेलिजेंस कहाँ फेल हो गई, उन्होंने ये नहीं बताया कि हमने किस तरह के विमान उड़ाए, क्या वहां पर टारगेट्स को किस तरह अचीव किया, क्योंकि उनका काम था विदेश मंत्रालय से संबंधित बातें करना। वही डिफेंस मिनिस्टर ने किया। तो अब ये हैरानी की बात है कि ओवरऑल जो पर्सपेक्टिव है वो कौन देगा। तो ये इस तरह की डिबेट्स हमने देखी नहीं है। बुशरा जी, हमने पहले भी जिक्र किया था कि स्पेशल डिस्कशन क्यों लिखा रहा है। स्पेशल डिस्कशन जैसी तो कोई चीज होती नहीं संसद में, उसमें तो रूल साफ लिखे हैं। उसमें जो शॉर्ट टर्म नोटिस दिया जाता है, डिस्कशन होते हैं, उसके अलावा जो अलग अलग डिस्कशंस होते हैं, उसमें तो ये शब्द कहीं है ही नहीं रूल बुक में। तो ये स्पेशल इजाद किया गया है। क्यों? क्योंकि इसमें पहला वक्ता भी सरकारी का, दूसरा आखिरी वक्ता भी सरकार। इस तरह की डिबेट हमने आज तक देखी नहीं है। आमतौर पर होता यह है कि जिसने नोटिस दिया है वो डिबेट की शुरुआत करता है और आखिरी में रिप्लाई करते हैं जो भी व्यक्ति रिप्लाई करेगा, जिसका महकमा है, और उसके बाद होती है क्लैरिफिकेशन, जो क्लैरिफिकेशन मानने का अधिकार होता है जिस व्यक्ति का नोटिस एक्सेप्ट हुआ है। लेकिन खैर नई संसद है, नई तरह के काम होते हैं, इसके नियम पुराने वाले तो चलते नहीं। कल का जो भाषण था, प्रधानमंत्री जिस तरह से अपनी बातें रख रहे थे, तो उसमें अगर आप तीनों नेताओं की, जो तीनों बड़े मंत्रियों ने बात की थी, उन तीनों को अगर इकट्ठा कर लें तो लगता है कि कुछ नया उन्होंने बोला ही नहीं। वो तीनों को एक साथ जोड़ के आप देख लीजिए, उसमें उन्होंने 1 घंटा 42 मिनट तक अपनी बात रखी। उसके अलावा पीएम के भाषण में कुछ भी नया नहीं था। जो मुख्य सवालात थे मीडिएशन से संबंधित,
वो सारे उन्होंने डक कर दिए। डोनाल्ड ट्रंप का क्या रोल था, वो डक कर दिया। क्या ट्रेड जो है उसकी वजह से कोई इस दबाव था, वो उन्होंने कुछ नहीं बोला। तो अब बताइए, जो तमाम चीजें हम लोगों ने देखी, उससे तो यही साबित हुआ है कि सरकार जिन सवालात को जवाब देने के लिए ये पूरी घटना को अंजाम दिया गया था, ये पूरा जो डिबेट ऑर्गेनाइज की गई थी, सरकार उसमें फेल हुई। वो सवाल, उन सवालों के जवाब नहीं दे पाई। तो ये एक लॉस्ट अपॉर्चुनिटी की तरह देखा जाएगा कि सरकार के पास जो एक मौका था, इतने दिन से लोग इस बात का इंतजार कर रहे थे कि सरकार कब आएगी, सरकार कब बोलेगी और उन तमाम पहलुओं पर अपनी बात रखेगी जो आज लोग जिन पर अलग अलग तरह के र्यूमर्स उड़ा रहे हैं, लोग अलग अलग तरह की बातें कह रहे हैं, चाहे वो विपक्ष कह रहा हो, चाहे वो पाकिस्तान की तरफ से आ रही हो, चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हो। अब जिस तरह से भारत की सार्वभौमिकता के ऊपर सवाल खड़े किए हैं डोनाल्ड ट्रंप ने, तो जाहिर है उसका जवाब तो देश के सबसे बड़े नेता ही दे सकते हैं, प्रधानमंत्री दे सकते हैं। और रविंद्र जी, एक और जो चुनौती राहुल गांधी ने दी, वो चुनौती वो स्वीकार नहीं कर पाए। भाई आपके अंदर, आप तो 56 इंच वाले मोदी जी हैं ना, आप तो विश्व गुरु हैं, आप तो आपके नाम के आगे तो ना जाने क्या क्या लगा हुआ है। भाई आप एक ऐसे शख्स जिसको आप पप्पू और ना जाने किसके नामों से आप पुकारते हैं, जिनकी इमेज खराब करने में आपने कोई कमी नहीं छोड़ी और अभी भी आपको लगता है मजाक उड़ा के आप निकल लेंगे, उनका एक चैलेंज आपने स्वीकार नहीं किया। आप गोलमोल बातें करके जो है निकल गए। आप कह देते भाई ट्रंप ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि ये तो कहा गया कि इंदिरा गांधी को आप जिन नामों से भी पुकारें, अगर उनका 50% का भी आपका कलेजा है तो आप एक्सेप्ट कर लीजिए। यही तो चैलेंज था। ठीक बात है, बिल्कुल। वहां पर भी प्रधानमंत्री उस चैलेंज को एक्सेप्ट कर नहीं पाए और मुझे लगता है अगर वो एक्सेप्ट कर लेते तो उनका कद भारत की राजनीति में और बढ़ जाता। अगर वो बता देते तो उससे हिंदुस्तान के हर हिस्से में, बल्कि विपक्ष से भी उनको समर्थन मिलता, उनको और ज्यादा ताकत मिलती। लेकिन वो उस चैलेंज को एक्सेप्ट कर नहीं पाए और जानते सब हैं, इस सवाल का जवाब सब जानते हैं। अब इस सवाल का जवाब जब पूरा देश जानता है तो सदन में खड़े होकर बोलने में क्या दिक्कत है। लेकिन इसका भी जवाब देखिए राहुल गांधी ने आज सदन के बाहर दिया। उन्होंने भी ये बात कही कि बार बार जो वो बोल रहे हैं, बार 31 बार जो ट्रंप ने ये बात बोली है, उसका कारण भी ये है कि वो ट्रेड डील पर किस तरीके से दबाव बनाए। कि ट्रेड डील जो होने वाली है भारत और अमेरिका के बीच में, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अभी हाल में हमने देखा यूके के साथ एफटीए किया है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है। तो ट्रेड डील जो होगी भारत और अमेरिका के बीच में, उस ट्रेड डील में कैसे अपनी शर्तें मनवा ली जाएं। और अगर प्रधानमंत्री कहीं ये बात बोल देते कि ट्रंप का उसमें कोई योगदान नहीं रहा, तो जाहिर है उसका असर उस पर पड़ता और फिर उस स्थिति में ट्रंप का प्रशासन मजबूर होता सिलसिलेवार तरीके से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हर डिटेल जनता के सामने देने के लिए। फिर वो बताते कितने बजे उनकी किससे बात हुई और उसमें क्या निकल करके आया। क्योंकि देखिए, एक बात तो बुशरा जी तय है कि जब ट्रंप ने सबसे पहले विश्व को बताया है तो जाहिर है उनके पास सारी जानकारियां रही होंगी कि अब इतनी देर के बाद युद्ध विराम हो जाएगा, इतनी देर के बाद किसी का भाषण होने वाला है। विक्रम मिश्री जो है, उनके स्पीच से या उनके जो एड्रेस करना था मीडिया को, उससे ठीक पहले अगर कोई व्यक्ति बता रहा है तो इसका मतलब हमको तो यही लगता है कि सब कुछ स्ट्रेटेजिकली प्लान किया गया था कि पहले ट्रंप का ट्वीट आएगा, उसके बाद मार्को रूबियो का ट्वीट आएगा, उसके बाद हमारी भारत की तरफ से कुछ आएगा और भारत की तरफ से कुछ बात आएगी, उसके पहले ट्रंप का धन्यवाद करेंगे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री। और वो सिलसिलेवार तरीके से हम लोगों को देखने को मिला। लास्ट में भारत ने स्टेटमेंट दिया, विक्रम मिश्री ने जैसे स्टेटमेंट दिया वैसे ट्रोल आर्मी शुरू हो गई थी। तो ये तमाम चीजें ऐसी हैं जो आंखों से हम लोग देख सकते हैं। बस ये बोलने भर की जरूरत थी और बोलने से प्रधानमंत्री का समर्थन बढ़ता, उनकी ताकत बढ़ती और लोगों में उनका जो लगातार भरोसा कम हो रहा है, मुझे लगता है वो भरोसा भी बढ़ता और हिंदुस्तान भी एक मजबूत देश के तौर पर जाना जाता कम से कम कि भाई जो भी हो रहा है सत्य के लिए, शांति के लिए हिंदुस्तान ने मीडिएशन भी स्वीकार किया ताकि परमाणु युद्ध किसी तरीके से शुरू ना हो जाए। लेकिन वो मौका प्रधानमंत्री ने खो दिया। जी बुशरा जी बिल्कुल खो दिया और आज भी ऐसा लग रहा है कि शायद वो मौका फिर से वो खो देंगे, क्योंकि खबर तो ये आ रही है कि उनकी जगह अमित शाह बोलते हुए नजर आएंगे। अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं, वरना आप ये देखिए प्रधानमंत्री अमूमन बोलते हैं, खासतौर पे जो एक मीडिया का हमारा धड़ा है जो पूरी तरीके से गुलाम है, वो तो पता नहीं सुबह से ही शुरू हो जाता होगा कि आज तो कोई अवतरित होने वाला है, क्योंकि मोदी जी तो अवतरित होते हैं। पार्लियामेंट में भी आप ये देखिए
कि वो आते नहीं है, वो अवतरित होते हैं, तभी तो वो तमाम जो उनके एमपीज हैं वो खड़े होकर मोदी मोदी के नारे लगाने लगते हैं। कोई अगर मिनिस्टर कुछ बोल रहा होता है तो वो आधा झुक जाता है कि भाई मोदी जी आ गए हैं। ये है हैसियत मंत्रियों की, एमपीओ की, जो चुनकर आए हैं। सोचिए आप क्या हालत बना दी गई है पार्लियामेंट की। सिद्धार्थ जी के पास आओ उससे पहले एक लाइन अगर इजाजत दें तो जी जी कल संसद में जी जी प्रधानमंत्री ने भाषण दिया लोकसभा में, के राय साहब बैठे हैं और अच्छे से उसकी डिटेल बता देंगे, वकील साहब हैं। भाषण देने के बाद स्पीकर ने कहा कि हाउस एडजन, सबने सुना, ये बोल के स्पीकर चले गए। लेकिन उसके बावजूद भी संसद टीवी संसद के भीतर की कार्रवाई दिखाता रहा। संसद टीवी को जो अधिकार दिया गया है वो दिया गया है कि जब तक स्पीकर एडजर्न ना बोले तब तक आपको टेलीकास्ट करना है। उसके बाद की चीजें क्योंकि सदन की कार्रवाई का हिस्सा नहीं होती है, इसलिए आपको वो टेलीकास्ट नहीं करना है। तो जब सदन की कार्रवाई का जो हिस्सा नहीं है वो किस हिसाब से टेलीकास्ट किया गया? केवल प्रधानमंत्री की छवि को बड़ा बनाने के लिए, उसके पीछे और कोई कारण नहीं है। और वो बिल्कुल जो इनका जो मैंडेट है उसके खिलाफ था। इस तरह के जो किसी के आने का जाने का, या जब सत्र नहीं चल रहा है, जब सत्र है ही नहीं, रिकॉर्ड बुक में कुछ जाएगा ही नहीं, तो आप दिखा कैसे रहे हैं? ये तो अपने आप में गलत है। ये तो जो संसद की कार्रवाई है, प्रिविलेज का भी ये तो कहीं ना कहीं ब्रेक कर रहे हैं। जी बिल्कुल गलत और सही से परे एक दुनिया है और वो है मोदी जी की दुनिया, और उसमें सब कुछ हो सकता है। वो जाहिर सी बात है, हमें दिख रहा है। केके राय जी, आपके पास में आऊंगी। आप कैसे देख रहे हैं इस सबको? राहुल गांधी का भाषण, प्रियंका गांधी का भाषण और फिर मोदी जी का भाषण, अगर इस सबको देखा जाए तो क्या आपको नहीं लगता कि नैरेटिव की इस पूरी जंग में मोदी जी को कहीं बहुत दूर पीछे छोड़ दिया है? और कल उनकी पूरी बॉडी लैंग्वेज भी नजर आ रही थी, पानी पीते नजर आ रहे थे, गला भी सूख रहा था, अटक भी रहे थे, भटक भी रहे थे, और अलग अलग तरीके से अपनी बातों को, शब्दों को कहते हुए नजर आ रहे थे। 1 घंटे 42 मिनट का उनका भाषण। उसके कुछ कांग्रेस ने कुछ वीडियो भी शेयर किया है जिसमें उन्हीं के जो एमपीज हैं वो और मंत्री हैं वो उपकाई लेते हुए नजर आ रहे हैं, कुछ सोते हुए, कुछ यॉर्निंग करते हुए नजर आ रहे हैं। एक हताश और निराश प्रधानमंत्री को हम लोगों ने संसद को और देश को संबोधित करते हुए देखा। 2 तस्वीरें, इसमें दूसरी तस्वीर कल जुड़ गई। एक बार जब वो मुख्यमंत्री थे और करण थापर के सवाल का सामना नहीं किए और गला सूखा तो पानी का गिलास उठा दिए और कैमरे के सारे तार हटा दिए। दूसरी बार हमारे राहुल गांधी का जो क्रांतिकारी ओजस्वी भाषण था, जिसको पूरा देश ही नहीं पूरी दुनिया तन्मय होकर सुन रही थी, उससे जो सवाल निकल के आ रहे थे वो सवाल प्रधानमंत्री की सहन शक्ति के बाहर था। और वो फिर मजबूर होकर और पानी पीते हुए जरा उनकी आंख की भंगिमा देखिए। एक पलायनवादी राष्ट्र नेता के चेहरे पर कैसे झुर्रियां अचानक बढ़ जाती हैं। नेहरू जी 1 घंटे 45 मिनट के भाषण में 15 बार नेहरू जी का नाम लिया, आज के अखबार में छपा है। 0 बार ट्रंप का नाम, 0 बार मणिपुर का नाम, 0 बार चीन का नाम, 15 बार नेहरू जी का नाम लिया। और ऐसा पलायनवादी प्रधानमंत्री तो 2014 में थे, 2019 में थे और 2024 में थे। 2024 में 14 में इन्होंने भाजपा को रिप्लेस कर दिया था, अब वो मोदी ही भाजपा हो गई थी। मैं मोदी की गारंटी। 2019 में आकर उन्होंने कहा कि एक अकेला सब पे भारी, और सचमुच पूरा देश झूम जाता था। जितने सपने दिखा दिए थे, करोड़ों लोगों को रोजगार, किसानों को फसलों की कीमत, महिलाओं को सब पढ़ाई और रोजगार, क्या क्या सपने इन्होंने बेचे थे देश में। और 2024 आते आते ये स्थिति आ गई मोदी जी की कि मोदी जी जब पूरा विपक्ष, पूरा देश इनके साथ खड़ा था, 22 अप्रैल से 10 मई तक पूरा विपक्ष, पूरा देश इनके साथ खड़ा था। और यहाँ तक विपक्ष ने इनका समर्थन किया कि उन्होंने अपने लोगों को इन्हें सौंप दिया, इनके पसंद से इन्होंने चुना, और जिस देश में चाहे उस देश में उनको घुमाया गया। और यही विपक्ष के सांसद लोग जाकर बताते रहे कि भारत की
संप्रभुता, भारत की सुरक्षा हमारे लिए कितना अहम है। हम यहाँ पर न कोई भाजपा है, न कोई कांग्रेस है, न कोई बसपा है, न कोई सपा है। ये यूनिटी का शो किया था और ये विश्वास दिलाया। और वो मोदी इतना डरा हुआ था, जब उन्हीं पार्टियों ने, जब आल वाली पार्टी मीटिंग में का कॉल हुआ भारत सरकार की तरफ से, तो प्रधानमंत्री मोदी किसी मीटिंग में नहीं थे। वो सामना करने को तैयार नहीं था, क्योंकि उसको पता था कि उसने इस भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने और भारत सरकार ने और एलजी ने मरवाया है 24 लोगों को। ये वो 24 लोग जिस सुरक्षा के न होने के कारण मारे, जो उसके लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है। अगर मनोज सिन्हा जी ने कहा कि मैं जिम्मेदार हूँ, इसका मतलब हुआ कि मनोज सिन्हा जी ये कहना चाह रहे हैं कि इस देश का जी राय जी, आपके पास आवाज आ रही है? जी हेलो, आवाज आ रही मेरी? जी 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 आ रही है। कश्मीर में वहां के मुख्यमंत्री ने विशेष सेशन बुला लिया। वहां के मुख्यमंत्री ने देश से क्षमा मांगा कि मैंने भी आप लोगों को बुलाया था कि आइए कश्मीर का नजारा देखिए और गर्मियों में ठंड का लुत्फ उठाइए। मुझे नहीं भरोसा था कि मैं एक ऐसे सूबे में, जो सूबा नहीं है, जो मुझे एक सिपाही भी कहीं अपने घर के दरवाजे पर मैं एक सिपाही की ड्यूटी नहीं लगा सकता। मैं आप लोगों को बचा नहीं सका, लेकिन कश्मीर की जनता आप लोगों के लिए खड़ी हुई। मस्जिदों से प्रस्ताव पारित किए गए, बाजारों में जुलूस निकाले गए, वैली में ऐतिहासिक बंद किया गया, लेकिन मोदी जी विपक्ष के साथ बैठने को तैयार नहीं। मोदी जी संसद में किसी भी तरह से विशेष का सत्र बुलाने को तैयार नहीं। और जब ये सत्र बुलाया गया तो विशेष भाग के पूरे दुनिया में जितनी और राय साहब एक इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पर दे दूं, राय साहब एक इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मैं दे दूं अपने दर्शकों को भी और जो हमारे यहाँ पर पैनलिस्ट आप तीनों उनको भी, कि मोदी जी राज्यसभा में नहीं बोलेंगे। जो मैं बात लगातार कह रही थी, और क्योंकि जब तक एक बार कंफर्मेशन ना आ जाए तब तक नहीं कहना चाहिए। और अब जो है ये कहा जा सकता है कि मोदी जी जो है राज्यसभा में नहीं बोलेंगे। सोचिए आप, क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि उन्हें बोलने का मौका मिले और वहां वो मोदी के नारे लगवा सकते हैं, उनके अंदर इतनी ताकत है, और वो बोलने के लिए ना आए। आप सोचिए कैसा हो सकता है। ये शायद मोदी जी के पूरे कार्यकाल में अब तक ये पहली बार हो रहा होगा ऐसा, वरना वो तो इवेंट का कोई मौका छोड़ते नहीं राय साहब। इस आदमी के पास भाषण के अलावा कुछ भी देने को नहीं है इस देश को। अगर वो भाषण का मौका खुद अपने को वंचित कर रहा है, इसका मतलब है कि मोदी जी को यह एहसास हो गया है कि संसद के इस सत्र में मोदी जी को अपदस्थ करने वाला एक सशक्त विपक्ष जो है इकट्ठा होता हुआ दिख रहा है। ये मसला अपनी जगह है कि ऐतिहासिक भाषण प्रियंका जी का था, उससे ज्यादा प्रभावशाली भाषण राहुल जी का था। लेकिन इस नजरिए से भी देखा जाना चाहिए कि सिर्फ 4 मिनट रशीद इंजीनियर को बोलने को दिया गया, शायद 4 मिनट नहीं, सिर्फ 4 या 5 मिनट ओवैसी साहब को बोलने को दिया गया। और उन लोगों के भाषण में भी जो सब्सटेंस था, उसमें भी जो मुद्दे थे, ये 1.5 घंटा और 2 घंटे तक ये मोदी जी के भाषण में इनके भाजपाई सो रहे थे, उबासियां ले रहे थे, गर्दन तोड़ रहे थे बैठ के। और जो सबसे बड़ी चीज है कि एक नई लीडरशिप आपको और हमको उभरता हुआ दिखाई दे रही है। अखिलेश यादव जी ने तो ऐतिहासिक भाषण किया, लेकिन आप देखिए कि बाद की पीढ़ी कैसे कानी मोदी का भाषण सुनिए, सुप्रिया सुले का भाषण सुनिए, सयानी घोष का भाषण सुनिए, और तो और हमारे आजमगढ़ के सांसद धर्मेंद्र यादव कितना सटीक वार करते हुए, कितना कठोर प्रश्न उठाते हुए, और न सिर्फ इस ऑपरेशन सिंदूर बल्कि शिक्षा, प्राइमरी स्कूलों को बंद करना, रोजी रोटी का सवाल, महिला सुरक्षा का सवाल, कैसे एक नई लीडरशिप इमर्ज कर रही है विपक्ष की, और कैसे इंडिया गठबंधन और पीडीआई जैसी शक्तियां जो है
वो मोदी के विकल्प के रूप में संसद में दिखाई पड़ रहा है, इस सत्र की सबसे बड़ी उपलब्धि है। पिछले 11 साल से संसद के सत्र जितने नीरस होते थे, जितने बायकॉट होते थे, जितने निरर्थक बातें होती थी, और जिस तरह से धनखड़ से लेकर और ओम क्या नाम इनका स्पीकर महोदय का, ओम बिरला साहब, ओम जिस बिरला तरह जी। से अलोकतांत्रिक गैर संवैधानिक व्यवहार करते थे सम्मानित सदस्यों के साथ, वो संसद नहीं गया था। इस बार विपक्ष ने उस संसद को सार्थक बनाया, और भाजपा की मजबूरी देखिए, भाजपा ने सब कुछ ढाल बना के राजनाथ सिंह जी को आगे किया। राजनाथ सिंह जैसे व्यक्ति को, ये दो गुजरात के लोग जो दिल्ली में शासन कर रहे हैं, वो जो उत्तर भारत का एक सशक्त मंत्री थे, अच्छे मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के, उनको बिल्कुल 0 बटे सन्नाटा कर दिया वो दिल्ली की राजनीति में। और कल वो परसों उनको ढाल बना के प्रस्तुत किया गया कि यही मुख्य वक्ता बनेंगे और यही सारी जी। चीजें रखेंगे, और मीडिया में उसकी तारीफ हुई। लेकिन मैं पूछ रहा हूँ कि राजनाथ सिंह ने किन प्रश्नों का उत्तर दिया जो शहीदों के परिवार पूछ रहे हैं, जो 140 करोड़ भारतीय पूछ रहे हैं, और जो विपक्ष पूछ रहा है, जो अखिलेश जी पूछ रहे हैं, जो राहुल जी पूछ रहे हैं, किन प्रश्नों का उत्तर दिया? और जी, मैं आपके पास और लौट रही हूँ। जी, राय साहब, मैं आपके पास लौट रही हूँ। सिद्धार्थ जी को मैं शामिल करूंगी, लेकिन इससे पहले एक बार फिर से अपने दर्शकों को ये बताती चलूं कि अमित शाह के आएंगे लगभग 6:30 बजे जवाब देने के लिए राज्यसभा में। मोदी जी ने बोलने से इनकार कर दिया है। उनसे पूछा गया, उन्होंने कहा नहीं, अब नहीं बोलेंगे वो राज्यसभा में। ऐसा मैं ऐसे ही कह रही हूँ आपसे, लेकिन इसको इसी तरह से जो है वो प्रेजेंट किया जा रहा है, क्योंकि लोकसभा में उनको उन्होंने कल बोला 1 घंटे 42 मिनट, और जिस तरह से रविंद्र जी बोल रहे थे कि ये तो भाई रूल है, नियम है, आगे प्रधानमंत्री बोलते हैं, इसमें इतना ज्यादा इसको सीक्रेटिव रखने वाली कौन सी बात है, बोलेंगे नहीं बोलेंगे। लेकिन अब जाहिर सी बात है वो नहीं बोलेंगे, इसीलिए इसको इतना सीक्रेटिव रखा जा रहा था। सिद्धार्थ जी, आपका पहला कमेंट खासतौर पर इस बात को लेकर कि मोदी जी अब राज्यसभा में नहीं बोलेंगे। 11 साल में तो हमने नहीं देखा है कि उन्हें बोलने का कोई मौका मिले और वो उसको चूक जाए वो उससे। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या कल का गला सूखना उन्हें अभी तक याद आ रहा है, या उनको ये साफ तौर पर लग रहा है कि नैरेटिव की ये जंग जो है वो पूरी तरीके से सरकार इस बार तो हार गई है? खासतौर पर वो मुद्दे, देशभक्ति, राष्ट्रवाद, जिस पर वो सबको सर्टिफिकेट देती और पाठ पढ़ाती आती थी, उनको ऐसा पाठ पढ़ाया गया है कि वो अभी हाल फिलहाल में तो नहीं भूलेंगे। जी, मेरे ख्याल से प्रधान जी इसीलिए भाग रहे हैं लोग राज्यसभा में, क्योंकि लगता है ट्रंप नाम का सांप ना भोले प्रधान जी के गले में ऐसा लिपट गया है कि निपटते नहीं निपट रहा है। ये समस्या ट्रंप जी हैं, तो दूसरी समस्या और कुछ नहीं है। क्योंकि हम परसों से देख रहे हैं कि संसद में विपक्ष का जो भी व्यक्ति बोल रहा है वो खुद की बात कम बोल रहा है और देश की जनता की आवाज और जनता का सवाल ज्यादा उठा रहा है। वो चाहे गौरव गोगोई बोल रहे हो, चाहे अखिलेश यादव बोल रहे हो, चाहे कानी मोड़ी बोल रही हो, चाहे संजय सिंह बोल रहे हो, यहाँ तक कि ओवैसी बोल रहे हो, प्रियंका गांधी बोल रही हो, राहुल गांधी बोल रहे हो, खड़गे साहब बोल रहे हो, इन सब की बात विदेश कोई व्यक्ति की बात नहीं हो के इस देश के जनता के मन में जो सवाल है वो सवाल उठा रहे हैं। और खास करके ये जो सवाल है ये भाजपा के समर्थकों का ही सवाल है। सवाल ये है कि जब भाजपा को लोगों ने, भाजपा के समर्थकों ने राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए वोट दिया था, क्योंकि उससे पहले तो जो कांग्रेस थी वो तो राष्ट्रीय सुरक्षा नहीं दे पा रही थी इस देश को भाजपा के समर्थकों के अनुसार। तो भाजपा के समर्थक के अनुसार जब कांग्रेस राष्ट्रीय सुरक्षा नहीं दे रही थी और इसीलिए हमने भाजपा को वोट दिया, तो फिर पहलगाम कैसे हो गया? राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर हमने आपको वोट दिया और आपके राज्य में पहलगाम हो गया, तो उसका जवाब तो आपको देना पड़ेगा। वो आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं, तो ये भाजपा के समर्थकों का सवाल है, इसका जवाब देते हुए भाजपा को नहीं बनता है। अब दूसरी बड़ी बात है कि जो बात आधिकारिक रूप से, अच्छा ये ट्रंप साहब की बात में ना थोड़ा सा मैं इस चीज को थोड़ा सा अलग ढंग से देखता हूँ। एक तरफ ट्रंप साहब हैं, वो बार बार बोल रहे हैं कि मैंने सीज फायर करवा दिया, ठीक है, अच्छी बात है। दूसरी तरफ भारत के विदेश मंत्री ने भी बोल दिया और भारत के प्रधान जी ने भी लोकसभा में बोल दिया कि कोई विदेशी लोगों का इसमें कोई दबाव नहीं था। ये जो सीज फायर हमने किया ये हमारे डीजीएमओ लेवल पर हम लोगों का निर्णय था। तो अब दोनों के बीच में सच क्या है ये जानना बहुत मुश्किल है, क्योंकि असल सच तो यह है कि सीज फायर हो गया
अब वो ट्रंप ने करवाया, डीजीएमओ ने करवाया, भारत सरकार ने करवाया, उस पर नहीं जाते हैं, सीज फायर। अब किसने करवाया इस पर अगर विवाद है तो या तो हम लोगों को ट्रंप साहब की बात माननी है, या तो भारत के लोकसभा में भाजपा ने, भारत के प्रधानमंत्री ने, भारत के विदेश मंत्री ने, इन्होंने जो कहा है वो बात को माननी है। तो अब हिंदुस्तानी होने के नाते मैं ट्रंप साहब की बात क्यों मानूं? मैं तो कहूंगा ट्रंप साहब झूठ बोल रहे हैं। भारत के प्रधान जी और भारत के विदेश मंत्री जब टीवी पर आके लोकसभा में बोल रहे हैं कि इस सीज फायर से ट्रंप का कोई लेना देना नहीं था, ये हम लोगों ने करवाया या डीजीएमओ लेवल पर करवाया, तो हम उस बात को मान लेते हैं। अब उस बात को मानने के बाद सवाल ये उठता है कि जब सीज फायर हमने करवाया तो ट्रंप साहब अगर 30-30 बार उस चीज को तोड़ रहे हैं, ट्रोलर की तरह, 2 रुपए के ट्विटर के ट्रोल की तरह हमारे पीछे पड़े हुए हैं और रोज सुबह उठ के झूठ बोल देते हैं, तो भारत जैसे विश्वगुरु का नाम को खराब करने के लिए, भारत का मजाक उड़ाने के लिए क्या ये जरूरी नहीं है कि भारत की पार्लियामेंट ट्रंप साहब पर तो छोड़ दीजिए, ट्रंप साहब के ट्विटर हैंडल के ऊपर कम से कम एक निंदा प्रस्ताव लाके दिखा दे। ट्रंप साहब के ट्विटर हैंडल के ऊपर निंदा प्रस्ताव ले आए ना कि ये ट्विटर हैंडल ऐसा है जो कि भारत की अस्मिता को, भारत की बात को बार बार भारत के साथ मजाक उड़ा रहा है। आप तो रोज ट्विटर हैंडल को रोकते रहते हैं, कभी इनका कभी उनका, भारत के काफी सारे लोगों का ट्विटर हैंडल रोका जाता है। तो क्या भारत का संसद, भारत की 56 इंच की भाजपा की सरकार एक ट्विटर हैंडल के ऊपर एक निंदा प्रस्ताव नहीं ला सकती है कि ट्विटर, ट्रंप साहब का एक ट्विटर हैंडल है, उसका कुछ न कुछ नाम होगा, डोनाल्ड ट्रंप या कोई। हम ये नहीं कह रहे हैं कि अमेरिका के खिलाफ प्रस्ताव लाइए, हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि ट्रंप साहब के खिलाफ लाइए, हम कह रहे हैं कि भारत की संसद, भाजपा की सरकार क्या डोनाल्ड ट्रंप के ट्विटर हैंडल के ऊपर एक छोटा सा निंदा प्रस्ताव ला सकती है कि ये ट्विटर हैंडल भारत का नाम खराब कर रहा है, लाके दिखा दे, हम मान लेंगे। बहुत आसान चीज है, इसमें क्या, इसमें मुश्किल मुझे कुछ नहीं दिख रही है। समस्या ये है, देखिए समस्या सबको पता होगा क्या नहीं होगा, मुझे नहीं लगता है कि ये होने वाली बात है। वो होगा इसीलिए नहीं क्योंकि आप जो ये ट्रेड डील वगैरह की बात कर रही है ना तो कोई ट्रेड डील है, न तो कोई टैरिफ वार है। भारत के प्रधान जी, भारत में शास्त्रों में कहा गया है कि शिव जी भी ना बिना बुलाए जब ससुराल चले गए थे दक्ष प्रजापति के, तो उसका नतीजा ठीक नहीं निकला था। तो आप अगर दामाद भी हैं किसी के, तो अपने ससुराल भी बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। शिव जी के लिए भी वो अच्छा नहीं हुआ था। भारत के प्रधान जी ने 13 फरवरी को बिना बुलाए हुए आप ट्रंप के साथ चले गए। वहां पर जाने के बाद व्हाइट हाउस में दोनों के बीच में एक ज्वाइंट स्टेटमेंट निकला। वो ज्वाइंट स्टेटमेंट आज भी वेबसाइट पर उपलब्ध है, कोई भी गूगल सर्च करके देख लेंगे, डीबी लाइव के दर्शक। उसमें भारत के प्रसार भारती ने भी, भारत के प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने भी उस ज्वाइंट स्टेटमेंट को निकाला है और अमेरिका के व्हाइट हाउस ने भी निकाला है। उसमें अमेरिका ने भारत से लिखवा लिया है कि भारत में अमेरिका मवेशी का चारा भी भेजेगा और भारत में अमेरिका बत्तख का मांस भी भेजेगा। तो सोचिए, आप उसी दिन बिक चुके थे, आप उसी दिन आप ट्रंप साहब के कंट्रोल में आ चुके थे। उसके बाद ये जो भी चीजें हो रही हैं, ये केवल उसकी पुनरावृत्ति। एक बार स्क्रू ड्राइवर जब लग जाता है ना नट में, उसके बाद वो कसते रहता है, वो लूज नहीं हो रहा है, वो बार बार एक एक चूड़ी वो कसते जा रहे हैं। तो इसीलिए मेरा कहना है कि ट्रंप साहब एक ऐसा सांप है जो कि भोले प्रधान जी के गले में लिपट गए हैं। ये नहीं निपट रहे हैं, जितना निपटने की कोशिश कर रहे हैं वो और ज्यादा फंस रहे हैं। हम लोग ना थोड़ा सा बिहार के हैं, बिहार में गंगा जी बहती है, मेरे ख्याल से राय साहब भी बनारस के तरफ के, इलाहाबाद के, गंगा जी जहां बहती है ना सर, नदी के पास ना थोड़ा सा कीचड़ रहता है। वो कीचड़ में अगर आप गलती से फंस गए ना, तो जितना ज्यादा हाथ पैर मारिएगा उतना ज्यादा अंदर फंसते चले जाइएगा। तो समझदार आदमी हाथ पैर मारना छोड़ देता है, हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता है, जोर से चिल्लाता है कि भैया कहीं राहगीर कोई दूर में हो तो हमको रस्सी फेंक के बचा लो। यही हालत हो गई है प्रधान जी की। उनको पता है जितना ज्यादा बोलने जाएंगे, ट्रंप साहब 2 रुपए के ट्रोलर की तरह और ज्यादा ट्वीट करना शुरू कर देंगे। उनको पता है, इसीलिए वो ट्रंप, मेरे ख्याल से प्रधान जी के जगह पर मैं भी होता ना तो राज्यसभा में मैं भी नहीं बोलता, क्योंकि जितना बोलूंगा उतना फंसते चला जाऊंगा। और ये चीज भाजपा ने अपने खुद के ऊपर लाई हुई चीज है, क्योंकि देखिए भारत के शास्त्रों में ना एक मत्स्य न्याय कहा गया है। मत्स्य न्याय का मतलब है बड़ी मछली छोटी मछली को निगल जाती है, लेकिन वो मत्स्य न्याय है, वो मानव न्याय नहीं है। मानव में वैसा वो जंगल का राज नहीं चलता है। मानव न्याय होता है कुछ नैतिकता पर चलने वाला। लेकिन पिछले 11 साल से भाजपा जब से सरकार में आई है, तब से उसने मत्स्य न्याय किया है। उसने एक बुलडोजर पकड़ लिया है, कभी लोगों के ऊपर बुलडोजर चलाती है, कभी वो नोटबंदी के नाम पे चला देती है,
कभी वो सरकारों को तोड़ के चला देती है, कभी विपक्ष के ऊपर चला देती है, कभी जीएसटी के नाम का एक बुलडोजर चला देती है, कभी वो लॉकडाउन के नाम पर एक बुलडोजर चला देती है, कभी वो किसान के ऊपर काले कानून के नाम पर बुलडोजर चला देती है, कभी वो हेमंत सोरेन के ऊपर बुलडोजर चला देती है, कभी वो अरविंद केजरीवाल के ऊपर बुलडोजर चला देती है। तो अब वो बुलडोजर इतना चला रही थी कि उसको लगा कि मेरा ही बुलडोजर के साथ भी दिक्कत यह है ना कि एक छोटा बुलडोजर होता है, एक बड़ा बुलडोजर होता है। ट्रम्प साहब लेके आ गए हैं बड़ा बुलडोजर, अब बड़ा बुलडोजर छोटा बुलडोजर के ऊपर चल रहा है, तो छोटा बुलडोजर के साथ दिक्कत यह है कि भाग के जाएगा कहां। आप छोटा बुलडोजर आप चला रहे थे, ट्रम्प साहब बड़का बुलडोजर लेके आ गए हैं। अब बड़के बुलडोजर के सामने छोटा बुलडोजर क्या करेगा? अब बुलडोजर भागने की कोशिश कर रहा है, छोटा बुलडोजर, अब बड़ा बुलडोजर पीछे पड़ा हुआ है। तो मेरे ख्याल से ये ट्रेड डील वगैरह कोई बात नहीं है। ये डील एक तरह से 14 फरवरी को भारत के प्रधान जी व्हाइट हाउस में जाके आपने सगाई कर ली है। अब सगाई हो गई तो अब शादी की तारीख 1 महीना आगे या 1 महीना पीछे, जिस दिन मुहूर्त आएगा उस दिन शादी तो करनी है। आपने सगाई कर ली तो बात खत्म हो गई। ये ट्रेड डील जिस दिन होगा उस दिन एक भारत के किसानों के ऊपर, उत्पादकों के ऊपर एक नई समस्या आके खड़ी होने वाली है, क्योंकि ट्रेड डील जिस तारीख से लागू होने शुरू हो जाएगी उस तारीख से इस बात की चिंता नहीं है कि भारत से कौन सी चीज अमेरिका जाएगी, उस पर टैक्स कितना पड़ेगा। दिक्कत यह है कि अमेरिका से कौन चीज भारत आएगी और उसका टैक्स अमेरिका, आज तक तो वो भारत में आ नहीं रही थी। उदाहरण के लिए अमेरिका का किसान मक्का उगाता है 7 रुपए किलो पर, भारत का किसान मक्का उगाता है तो सरकार उसको 21 रुपए एमएसपी देती है। अगर ये ट्रेड डील हो गया और अगले दिन से अमेरिका से मक्का भारत आना शुरू हुआ तो सोचिए कि भारत का किसान का 21 रुपए का मक्का कौन खरीदेगा, भारत का किसान की हालत क्या होगी। तो आने वाले समय में मेरे ख्याल से ये समस्या आने वाली है। बाकी मेरे ख्याल से शिवरन जी इसको अच्छे से समझा देंगे, इस बात को वो अच्छे से समझा देते आपके हैं। पास में लौट रही हूँ बेहतर और फिर राय साहब के बाजू में लौटूंगी। लेकिन रविंद्र जी, वही मेरा सवाल कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोलने से क्यों इनकार कर दिया? क्या आपने 11 सालों में कभी ऐसा देखा है कि उनको बोलने का मौका हो और वो उसको अपने हाथ से जाने दें वहां? क्योंकि मोदी के नारे तो लगवा ही लेते हैं। जी बुशरा जी, उनको बोलने का मौका है वो तो चलिए निजी बात हो गई, लेकिन मैंने तो ऐसे कभी देखा ही नहीं है कि अगर प्रश्नोत्तर भी है सवेरे जो होता है सदन में, लोकसभा में, राज्यसभा में, अगर क्वेश्चन आवर भी है और उसमें भी संबंधित मंत्री ना हो, मैंने तो ये नहीं देखा आज तक। आप जब संसद के बाहर खड़े रहते हैं सारे पत्रकार तो सब मंत्री वहां से गुजरते हैं, और अगर कोई मंत्री 10:55 पर वहां खड़ा हो और उसको कहे कि 11 बजे से मेरा क्वेश्चन आ रहा है, मुझे भागना है, दौड़ के जाते हैं लोग कि भाई स्पीकर नहीं तो हमको बड़ा परेशान करेंगे कि कहां थे। ये इस तरह की संवेदनशीलता रहती है इस मामले में। एक बार मैंने अपनी जिंदगी में देखा है, जब किसी एकदम कोई बीमारी होने से या कोई प्रॉब्लम होने से एक मिनिस्टर नहीं आए थे तो संसदीय कार्य राज्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी थे, उन्होंने उनकी जगह पर उनकी बात रखी थी। एक बार हुआ है मेरी जानकारी में, 20 साल हो गए मुझे देखते हुए। ये जो बात है ये तो बड़ी अजीब-ओ-गरीब है। पहली बात तो ये देखिए कि लोकसभा और राज्यसभा, जब लोकसभा के संसद, ये तो बेसिकली तो लोकसभा में जवाब दिया है ना, लोकसभा तो एक हिस्सा है पूरी संसद का, तो एक हिस्से में आप जवाब दे रहे हो, वो है निचला सदन। एल्डर्स हाउस जो है, स्टेट काउंसिल ऑफ स्टेट्स जो है जिसको बोला जाता है, ये तो उसका अपमान है। आप एक जगह जवाब दे रहे हो, एक जगह जवाब नहीं दे रहे हो, ये क्या तरीका है जी? या तो आप दोनों जगह पर इंटरवेंशन कर देते हैं, रिप्लाई कोई और करता। आप अगर आप जवाब दे रहे हो तो आप, ये सवाल तो वही जो हम लोग पहले कर रहे थे बुशरा जी, कि अगर अमित शाह भाषण देंगे तो वो गृह मंत्रालय के बिहाफ पे तो बोल सकते हैं, लेकिन ये जो पूरा डिस्कशन है ये तो ऑपरेशन सिंदूर पर भारत का डिसाइसिव एक्शन, पहलगाम हमले के बाद जो घटना घटी उस पर है। तो बताइए, पहलगाम हमले पर तो बोल सकते हैं कि हमारा फेलियर क्या हुआ, ये तो उनके कार्य क्षेत्र में आता है, लेकिन भारतीय सेनाओं ने क्या काम किया वो कैसे बता देंगे? वो तो डिफेंस मिनिस्ट्री का काम है, डिफेंस मिनिस्टर बता सकते हैं। भारत का विदेश लोगों के साथ किस तरह से बातचीत हुई ये वो कैसे बता देंगे? ट्रेड पर हमारा ट्रेड जो है उसको कोई दबाव है कि नहीं है, ये तो निर्मला बता सकती हैं, या फिर इनको बता सकते हैं प्रधानमंत्री, उनको सब लोग रिपोर्ट करते हैं। तो ये तो बात आधी अधूरी हो गई। और संसद के दोनों सदनों को बराबर का अधिकार है, क्योंकि दोनों सदनों के सदस्यों ने उसी गंभीरता के साथ डिबेट किया है जिस गंभीरता के साथ जनता करना चाहती थी, जनता जानना चाहती थी। तो अब जब सवाल देने का वक्त आया, अब प्रधानमंत्री की बात राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से हुई कि नहीं हुई हमको कैसे पता, और ये बात गृह मंत्री को भी कैसे पता लगेगी?
जब उन्होंने बताया कल पीएम ने कि जेडी वेंस उनको 1 घंटे तक फोन करते रहे। अब ये बात तो बहुत पर्सनल है ना, 1 घंटे तक फोन करते रहिए, अमित शाह को कैसे पता लगेगा कि 1 घंटा हो गया, कि अभी 40 मिनट हुए हैं या 1.5 घंटा हो गया। तो इस तरह की बातें तो वही बता सकता है ना जो डायरेक्टली उनके साथ डील कर रहा था, और इसीलिए लोगों को इस बात में इंटरेस्ट था कि प्रधानमंत्री आकर बात करें। लेकिन अगर वो बात नहीं कर रहे हैं तो मुझे लगता है ये तो राज्यसभा जो उच्च सदन है और जो काउंसिल ऑफ स्टेट है, हाउस ऑफ एल्डर्स है, उसके साथ कहीं ना कहीं नाइंसाफी हो रही है। और हाँ, ये होता है, अगर होता है बुशरा जी, अगर होता है, देखिए अगर होता है कि पीएम नहीं या जो एक संबंधित मंत्री नहीं बोल रहे तो उनकी जगह पर नेता सदन बोलते हैं, नेता सदन नड्डा बोल, अगर उन्हें नेता सदन नहीं बोल पा रहे हैं तो उनकी जगह पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर बोल सकते हैं। यहाँ पर तो तीसरा कोई चौथा आदमी बोल रहा है। ये कहानी हमने देखी नहीं है, ये नए किस्म की संसद है और नए किस्म के रूल यहाँ पर बनाए जा रहे हैं। मुझे लगता है इसका शायद राज्यसभा में जरूर प्रतिकार होगा, इसका विरोध करेंगे। जी बुशरा जी, बिल्कुल जाहिर सी बात है। और वही जो मैं बात कह रही हूँ कि देखिए पॉलिटिक्स जो है वो पूरे नैरेटिव की है। अभी भी आप ये देखिए कि इन 11 सालों में मोदी जी ने क्या किया। मोदी जी ने नैरेटिव बनाया और एक प्रोपेगेंडा खड़ा किया वो कांग्रेस के खिलाफ। उसके बाद ही वो 2014 में पहली बार प्रधानमंत्री बने। उन्होंने मीडिया, सोशल मीडिया सबको एक तरह से अपना गुलाम बनाया और उसके बाद जो वो कहते थे, जो वो कह रहे हैं, वही वो दिखाते हैं, वही वो करते हुए नजर आते हैं। लेकिन अब परिस्थितियां 2024 के बाद से पूरी बदली हुई नजर आ रही हैं। अब मजबूरन ही सही ओम बिरला को वक्त देना पड़ता है अब, क्योंकि आप रूल्स के अगेंस्ट नहीं जा सकते हैं। अगर नेता प्रतिपक्ष बोल रहे हैं तो बोल रहे हैं, लेकिन कल हमने वो भी देखा अजीब सा कि भाई नई संसद बनी है, इतनी कमजोर है कि उन्होंने जरा सा जोर से टेबल पे हाथ क्या मार दिया, उनको इंटरवीन करके ये कहा गया कि भाई ये संपत्ति है और ये जो है वो टूट ना जाए। बताइए आप, राहुल गांधी की ये भी देखिए मसल पावर भी इतनी ज्यादा है उनकी कि वो एक टेबल पर जोर से हाथ मार देंगे तो वो टेबल टूट जाएगी, वो भी नई बनी हुई संसद की। और एक तरफ जब प्रियंका गांधी भारतीय के नारे लगवा रही थी तब उनको बार बार रोका और टोका जा रहा था। दूसरी तरफ जब मोदी के नारे लग रहे थे तो वो शांत होकर एकदम से ओम बिरला साहब जो हैं वो सुन रहे थे। तो ये सब भी देश जो है वो देख रहा है कि पार्लियामेंट के अंदर क्या हो रहा है। राय साहब, आप क्या इसको ये मानेंगे कि नैरेटिव की इस पूरी जंग में एक तरह से मोदी जी पूरी तरीके से पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं? और जो बिहार है, जी बिल्कुल बोलिए। मोदी जी भारत के भगोड़े प्रधानमंत्री के रूप में इतिहास में दर्ज होंगे, ये इसके संकेत उन्होंने संसद में दे दिया है। और इसलिए भी दे दिया है कि उनको ये पता चल गया है राज्यसभा में, जब मैं दोबारा कहूंगा कि यह विजय पर्व है और यह हमारा पराक्रम है, तो पूरी जनता कहेगी, पूरे सदस्य कहेंगे मोदी जी आप झूठ बोल रहे हो, ये विजय पर्व नहीं है। पहलगाम की घटना के बाद दुनिया ने यह आतंकवाद के खिलाफ जब आपका साथ दिया, तब आपने पाकिस्तान के साथ कोई ऐसा बदला लेने का काम नहीं किया, या पाकिस्तान को कूटनीतिक रूप से अलग थलग नहीं किया, या पाकिस्तान को टेररिस्ट कंट्री के रूप में यूनाइटेड नेशंस में दर्ज कराने में आपने कोई सफलता नहीं प्राप्त की। और पहली बार आपने पहलगाम के बाद भारत की सेना का मनोबल गिराया है। इतिहास में ये कभी नहीं होता कि दो सेनाध्यक्ष जनरल बीपी मलिक और जनरल नरवणे, ये कहीं नहीं, 71, 65, 48 कोई या और दुनिया का इतिहास देख लीजिए, उन्होंने बयान देकर कहा कि इट इज ए शॉकिंग डिसीजन, अनबिलीवेबल, जो सीज फायर का डिसीजन लिया। ये पहली बार हुआ है। ये इतना बड़ा झूठा प्रधानमंत्री जो सन 71 की लड़ाई को कम करके आंक रहे थे, और इंदिरा गांधी को 25% टैक्स लगा दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने 25% टैक्स लगा दिया, ट्वीट किया है। आप दिखाइए दर्शकों के पास में। कृषि क्षेत्र में भाई, कृषि क्षेत्र में 22 साल ने जो कहा है। और देखिए एक तरफ मोदी जी बोल नहीं पा रहे हैं। राय साहब सॉरी, आपके टाइम पे ही खबरें आ रही हैं, लग रहा है आप बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए खबरें आपके टाइम पर आ रही है। जी, जनरल मलिक और जनरल नरवणे ने
इस देश के उस जी फैसले की एक आलोचना मिनट किया के लिए मैं जिसमें आपको रोकना चाह रही हूँ, बस 1 मिनट के लिए राय साहब आपको रोकना चाह रही हूँ। जी शिरोन जी अपनी बात रिमेंबर कहिए वाइल जरा। ट्रंप ने ट्वीट किया है, रिमेंबर वाइल इंडिया इज आवर फ्रेंड, we have over the years done relatively little business with them because their tariffs are far too high, among the highest in the world, and they have most strenuous and obnoxious non-monetary trade barriers of any country. They also have bought a vast majority of their military equipments from Russia and are Russia's largest buyer of energy along with China. At a time, देखिए, at a time when everyone wants Russia to stop the killing Ukraine, all things not good, India will therefore be paying a tariff of 25%. प्लस प्लस ए पेनल्टी, जी हाँ, पेनल्टी फॉर द अबव स्टार्टिंग ऑन अगस्त 1st। थैंक्स फॉर योर अटेंशन टू दिस मैटर। बताइए। जी और ये अगर सिद्धार्थ हम जी ये ट्वीट दिखा भी रहे हैं। जी दिखा बिल्कुल। रहे हैं भाई सिद्धांत भाई। जी तो और सिद्धार्थ जी ट्वीट इसके दिखा भी साथ रहे हैं और आपने जी 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 इस, राय साहब अपनी इस, बात रखिए। इस, जी इसके साथ यह भी तोड़ लिया जाए कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने जीएम सीट का जो समझौता करवाने का दबाव डाला भारत पे, जिसमें जेनेटिकल मोटिवेटेड सीड्स भारत के बाजारों में फाड़ दिया जाएगा, यहाँ के कृषि भूमि को बंजर कर दिया जाएगा और 4 कृषि कानूनों को लाने से जितना नुकसान होगा उससे बड़ा नुकसान कृषि क्षेत्र में अमेरिका के द्वारा होगा। और एक चीज जिस पर बहुत कम चर्चा हो रही, इन्होंने अभी ब्रिटेन से जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है, फ्री फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने का मतलब है कि भारत की बाजार बाजार को यूरोपियन द्वारा लूट करने के लिए छूट कर देना। तो ये देश को बेचने वाला प्रधानमंत्री जो सब कुछ बेचे, रेल बेचा, सेल बेचा, लोग पूरी कहानी करते हैं, एयरपोर्ट बेचा, बंदरगाह बेचा, परमाणु संयंत्र बेचने तक के लिए तैयार है, युद्धक विमानों को बनाने वाले प्राइवेट कंपनियों को हाथ में दे दिया। ये कृषि क्षेत्र में भी अमेरिका और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के जरिए भारत की बाजारों को लुटेरे जो व्यापारी हैं ब्रिटेन के, उनके हाथ में सौंपने जा रहे हैं। और युद्ध और जी पहली बिल्कुल। बार भारत की सेना में ये सारे सवाल खड़े हुए, ऐसा कभी नहीं हुआ। इसकी सीडीएस अनिल चौहान जी ने कभी ये कहा हो कि हमारे सेना में ये कमी है, कमजोरी है, उनको कहना पड़ा, पहली बार कहना पड़ा कर्नल शिव कुमार को कि हमारा हाथ पकड़ के बांध के रखा गया था, नहीं तो हम जिस वक्त हम 13 आतंकी ठिकानों को हिट किए थे उस वक्त हम पाकिस्तान को नेस्त नाबूद कर देते, लेकिन यहाँ के पॉलिटिकल मास्टर्स ने हमको ये करने नहीं दिया। और जो बदला जो भारत का अपमान हुआ था इन हत्याओं के साथ, उसका बदला लेते ये शिव कुमार ने किया। भारत के वायुसेना जी अध्यक्ष बिल्कुल। कह रहे हैं कि हमको समय से जहाज नहीं मिलता, हमको हमको आधुनिक टेक्नोलॉजी नहीं मिलती एयरफोर्स में। ये मोदी जी जो भारत को अपराधीय बना रहे थे, विश्व गुरु बना रहे थे, आज इनकी औकात इतनी घट गई कि राज्यसभा में ये बोलने के लिए तैयार नहीं। और एक चीज और अगर दूसरा जी मैं कहना चाहूंगा कि 2 चीजों जी पर थोड़ा सा गौर करिए। संसद के भाषण में सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी ने उस समय और इतना ही पूछा था कि कहाँ गया वो 300 ग्राम आरडीएक्स जिसका इस्तेमाल जो है हमारे सीआरपीएफ के लोगों की सामूहिक हत्या के लिए कहा पुलवामा में, और उन्होंने कहा बालाकोट का सबूत दीजिए। पूरा देश इनके को उन्होंने कहा कि ये भारत की सेना पर सवाल उठा रहे हैं और राहुल गांधी को एकदम बैक फुट पे आना पड़ा। कल जरा 2 भाषणों पर देखिए किस तरह से मोदी कमजोर हो चुके हैं और पलायनवादी हो चुके हैं। राहुल बिल्कुल कितना जाहिर हिम्मत सी का बात है काम किया। चीजें जो है वो पूरी तरीके से बदल गई हैं। राय अखिलेश साहब आप अखिलेश बिल्कुल सही यादव कह जी रहे ने हैं क्या यहाँ पर। कहा, जी अखिलेश वक्त की यादव कमी जी है ने ये इसलिए। सवाल, जी जी अखिलेश वक्त की यादव कमी जी है ने इसलिए पूछा, आप इनमें बात को रखिए। जी जी बोलिए। अखिलेश यादव जी ने पूछा कि भाई मोदी जी ये बताइए कि जिस दिन संसद का सत्र शुरू होना था उसी दिन कैसे टेररिस्ट को आप मार दिए, ये क्या संजोग है। ये और समय में होता 2019 में अखिलेश जी अगर कहते तो इसको देशद्रोही साबित कर देती है। और यही कानी मोदी ने भी कहा, कानी मोदी ने कहा कि मिस्टर प्राइम मिनिस्टर ये क्या बात है कि जिस दिन सत्र होना उसी समय आप कह रहे हैं कि पहलगाम के टेररिस्ट मारे गए। तो अगर ऐसा था तो ये सत्र 2-4 महीने पहले आपने क्यों नहीं बुला लिया।
अब उनके किसी बात पर लोग विश्वास नहीं करें। मोदी का मतलब आपको पता होगा कि वो एक सोशल एक्टिविस्ट पत्रकार थी, जो एक कर्नाटका तेलुगु में इनके लिए कहती थी कि जब भी ये बोलेगा झूठ ही बोलेगा। जिनकी हत्या हो गई, नाम मैं भूल रहा हूँ, तो पंसारे और इन गौरी प्रकार लंकेश, की गौरी गौरी लंकेश लंकेश की नहीं बात है, आप गौरी कर रहे लंकेश। हैं। जी उन्होंने जी बिल्कुल मोदी के लिए कहा था कि जब भी बोलेगा झूठ ही बोलेगा, तो वो साबित हो जी रहा है। बिल्कुल। अब मैं लास्ट कमेंट जो है, एक छोटा सा कमेंट रविंद्र जी से भी लूंगी, सिद्धार्थ जी से भी लूंगी। इस दो वक्त की कमी है। आप क्या, आपको कितनी परिस्थितियां आप बदलेंगी इस उसके बाद, नैरेटिव जो पूरी तरीके से ध्वस्त हो रहा है मोदी जी का, अब इसमें तो एक तरह से और इजाफा ही देखने के लिए मिलेगा। अब आप ये देखिए कि ये बात आम जनता की है, ये टैरिफ सिर्फ एक ट्वीट भर नहीं है। अब आप ये देखिए कि क्या क्या आगे अब होगा, कैसे परिस्थितियां, कैसे बाजार बदलेगा, नौकरियां किस तरह से बदलेंगी, ये सब कुछ अब डिपेंड करेगा इसके ऊपर। रविंद्र जी पहले आप, फिर सिद्धार्थ जी आपके पास आ रही है। बुशरा जी, मुझे लगता है सेकंड राउंड में ना मैं मेरे आवाज कट गई, ठीक से सुन नहीं पाया आपका सवाल। अगर सिद्धार्थ भाई ने सुन लिया हो ठीक है, तो पहले ओके वो जवाब। ओके, सिद्धार्थ जी आप, फिर लास्ट में आपके पास आ रहे हैं। जी जी, अभी जो ट्रम्प साहब ने ट्रूथ सोशल पर किया था उसमें 3-4 शब्द पढ़ने लायक हैं। उन्होंने शुरू किया, वाइल इंडिया इज ए फ्रेंड ऑल थिंग्स आर नॉट गुड, मतलब बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि उनका हमसे नाराजगी है। दूसरी बात उन्होंने लिखी 25% टैरिफ प्लस पेनाल्टी, मतलब सिर्फ 25% टैरिफ नहीं है, ऊपर पेनल्टी है। वो पेनल्टी क्या है? उसी ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि क्योंकि भारत रशिया से तेल खरीदता है और अमेरिका ने अब यह तय किया है कि रशिया से जो भी तेल खरीदेगा उस पर 500%, 500% पेनल्टी लगाएंगे। तो ये खेल 25% का नहीं है, 25% प्लस पेनल्टी का है। और ये रशिया से भारत जो तेल खरीदता है वो रोकने का है। और सबसे बड़ी बात है कि ट्रंप साहब बोल रहे हैं ऑल थिंग्स आर नॉट गुड। इसका मतलब ये है कि आपने 14 फरवरी को मेरे साथ व्हाइट हाउस में बैठ के जो आपने जॉइंट स्टेटमेंट पर हस्ताक्षर किए, जिसके अनुसार अमेरिका से भारत तेल खरीदेगा, आज आप रशिया से तेल खरीद रहे हो। आपने मुझसे सगाई की थी, आज शादी तोड़ रहे हो, इसीलिए ऑल थिंग्स आर नॉट गुड। इसका जो नतीजा है ना, ये बहुत आगे जाने वाला है। और मेरे ख्याल से आज प्रधान जी राज्यसभा में नहीं बोले तब तो ऐसा ट्वीट आया है, बोल देते तो और ज्यादा कैसा ट्वीट आता पता नहीं लगता है। और दूसरी बात, तकनीकी रूप से मैं बताता हूं कि प्रधान जी राज्यसभा में नहीं बोले, लोकसभा में क्यों बोले, उसका कारण है, आप राज्यसभा या लोकसभा में कोई भी चर्चा जब शुरू करते हैं तो जो सदस्य चर्चा शुरू करता है उसके बाद जितने भी लोग बोल लें, अंत में जिस सदस्य ने चर्चा शुरू की है उसको जवाब देने का मौका मिलता है कि वो क्या चर्चा से क्या वो खुश हुआ या नहीं हुआ। तो लोकसभा में चर्चा शुरू की थी बीजेपी के किसी सांसद ने, प्रधानमंत्री ने बोला, उसके बाद बीजेपी का सांसद बोलेगा प्रधान जी बहुत अच्छा बोले, मेरी सभी सवालों का जवाब मिल गया। लेकिन राज्यसभा में यह सवाल शुरू किया था, ये चर्चा शुरू की थी मल्लिकार्जुन खड़गे ने, और प्रधानमंत्री भी अगर बोलते तो उसके बाद अंत में मल्लिकार्जुन खड़गे का मौका मिलता। वो मल्लिकार्जुन खड़गे प्रधान जी जो बोले उसमें सब त्रुटियां खोजते। इसीलिए क्योंकि यही चीज धनखड़ साहब ने राज्यसभा में पहले मोशन में खड़गे जी का नाम खड़गे जी का क्या कहते हैं प्रश्न को मंजूर कर लिया। धनखड़ जी का विदा होने का कारण यह भी था, और इसी कारण से प्रधान जी आज राज्यसभा में नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि राज्यसभा में वो जो भी जवाब देंगे उसके बाद खड़गे जी को मौका मिलेगा ये बोलने का कि आप उन जवाबों से खुश हुए या नहीं। लोकसभा में ये बात नहीं होगी, क्योंकि लोकसभा में मतलब प्रश्न पूछने वाले बीजेपी के थे, तो प्रधानमंत्री ने जैसे ही जवाब दिया वो बीजेपी वाला उठ के बोला होगा धन्यवाद मुझे सारे सवालों का जवाब मिल गया। तो इसीलिए अभी प्रधान जी भाग रहे हैं राज्यसभा से। और सबसे बड़ी बात है कि आज कुछ नहीं बोले राज्यसभा में तो ट्रंप ने पेनल्टी लगा दिया है। आप कह रहे हैं कि बोल के और मतलब आ बैल मार, ये को थोड़े होता है, आ बैल मार करवा देंगे आप दूसरा जी। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं रविंद्र जी। लास्ट में, और आपको याद होगा कि एक प्राइवेट मेंबर बिल भी आया था सेनेट में, जिसमें कहा गया था कि 500% टैक्स जो है, टैरिफ जो है वो लगाया जाएगा उन लोगों के ऊपर जो रशिया से, वो कंट्रीज जो रशिया और चाइना से व्यापार कर रहे हैं, यानी कि एनर्जी जो वहां से खरीदते हैं। और रशिया का जिक्र यहाँ पर किया है, ऑल इज नॉट गुड। लास्ट की जो उन्होंने बोल्ड लेटर्स में जो लिखा है, दोज लाइंस आर एक्चुअली मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्रूशियल एंड डेंजरस।
अब एक बात समझ नहीं आई, ट्रंप का अगर ये ट्वीट सही है तो सीज फायर वाला गलत कैसे था? हाँ बिल्कुल। अगर ये ट्वीट ठीक है उनका तो वो सीज फायर वाला कैसे गलत हो गया? सीज फायर का ट्वीट उन्होंने जिस वक्त किया उस टाइम तो पूरे देश को, विश्व को नहीं पता था, तो अब उसमें और इसमें कैसे अंतर है? ये व्यक्ति अभी भी, भारत सरकार ने तो कुछ नहीं बोला, ये ट्रंप का ट्वीट है, भारत सरकार कितना पेनल्टी लगाएगी, क्या उनके ऊपर टैक्स लगाएगी, हमको नहीं पता है। एक बाहर का व्यक्ति हमको आज भी बता रहा है, वही जो भारत की सॉवरेनिटी है, ये उस पर ये भी अटैक है कि हमको क्यों नहीं पता है। हमारे जो कारोबारी का धंधा वहां पर चलता है, जो लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, उनको आज भी नहीं पता है, उनको अंधेरे में रखा है भारत की सरकार। अब देखिए बुशरा जी, ये कोई ट्रेड डील एक दिन में तो होती नहीं है, इसके लिए घंटों अलग अलग लेवल की बैठकें होती हैं, सेक्रेटरी लेवल की मीटिंग होती है, मिनिस्ट्रियल लेवल की मीटिंग होती है, और उसके बाद उसका खाका तैयार किया जाता है। कम से कम 2 साल चर्चा करने के बाद ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर साइन हुआ है यूके के साथ, तो इस पर भी बहुत लंबा डिस्कशन हुआ है। कॉमर्स मिनिस्टर कितनी बार अमेरिका गए, भारत के विदेश मंत्री हर महीने लगभग अमेरिका गए, तब जाकर ये फाइनलाइज हुआ है, और इसकी जानकारी का एक शब्द सरकारी पक्ष से हम लोगों को सुनने को नहीं मिला। आज ये फिर वही घटना घट गई कि हम लोगों को कुछ नहीं पता और ट्रंप को सब कुछ पता है। उन्होंने क्या बात वो बता दी। और अब ये देखिए, रशिया के साथ भारत के संबंध कैसे हैं। भारत ने जिस तरीके से भारत के प्रधानमंत्री जेलेंस्की के कंधे पे जाके हाथ रख रहे थे, उससे रशिया को नाराज कर दिया, और रशिया से तेल लेने की वजह से हमने अमेरिका को नाराज कर दिया। भाई हमारी डिप्लोमेसी का क्या करें? आप देखिए किस स्टेज में जा रहे हैं हम लोग। चाइना पहले ही हमको आंख दिखाता है। और यार एक और लास्ट बात, कितनी अच्छी बात देखिए बोली सदन में आज शायद किसी ने बोली, मैं सुन नहीं पाया किसने, पर कि उन्होंने कहा कि आपने पूरे वर्ल्ड में भेज दिए अपने लोगों को, सारे सांसदों का डेलीगेशन वर्ल्ड में भेजा, लेकिन अपने सार्क कंट्रीज में जो बिल्कुल इमीडिएट पड़ोसी हैं वहां तो किसी को नहीं भेजा। भैया आपने नेपाल किसी को नहीं भेजा, भूटान, मालदीव, श्रीलंका आपने किसी को भेजा ही नहीं, मैं बर्मा में, तो ये भी तो आपका डिप्लोमेटिक फेलियर है। हमको सबसे ज्यादा खतरा जो हो रहा है वो तो पड़ोस से ही तो हो रहा है। तो पाकिस्तान से खतरा है, चाइना से खतरा है, तो नेपाल और बांग्लादेश में जिस तरह से अब होपनोपिंग हो रही है चाइना के साथ, उससे खतरा है। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और जाहिर सी बात है कि एक लंबा डिस्कशन का विषय है, क्योंकि ये बीच में ट्वीट आया है, तो जाहिर सी बात है एक छोटा सा डिस्कशन हमने इस पर कर लिया है, लेकिन ये बहुत सोचने और विचार करने की बात है। और हर चीज ये देखिए एक अजीब सी बात है, एक देश पर 25% टैरिफ लगाने की आप बात करें, और बता कैसे रहे हैं आप, एक आप अपने सोशल ट्रुथ पर लिखकर, सोशल मीडिया के हवाले से ये खबर पता चल रही है, 2 देशों के बीच में सीज फायर सोशल मीडिया के हवाले से खबर हमें पता चल रही है। ये एक अजीब सा दौर है, और आप ये देखिए, और ये दावा किया जाता है कि विश्व गुरु हैं, 56 इंच की छाती है, उन सबके रहते ये सब कुछ हो रहा है। यही वजह है कि मैं बार बार ये कह रही हूं कि 2024 के बाद से परिस्थितियां मोदी जी के लिए, सरकार के लिए पूरी तरीके से बदल गई हैं। बिहार के इलेक्शन के बाद ये और पूरी तरीके से बदलेंगी, और मेरे कार्यक्रम में यशवंत सिन्हा ने ये कहा था कि बिहार के बाद मोदी जी निपट जाएंगे, क्योंकि पूरी तरीके से बनने जा रहे हैं। तो क्या आखिरी दिन मोदी जी के चल रहे हैं, ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का, रविंद्र जी आपका, राय साहब आपका, सिद्धार्थ जी आपका, कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, समय देने के लिए धन्यवाद।